नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आप सभी को कोनेक्सिया हाई फ्लायर्स के एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, हम ऐसे एपिसोड्स में आपको ऐसी कंपनीज़ प्रस्तुत करते हैं जिनका फ्यूचर तो अच्छा होता ही है, लेकिन प्रेज़ेंट ऑपरेशंस भी काफ़ी मजबूत होती है। और आज जो कंपनी हम आपको प्रेज़ेंट करने वाले हैं, इसका नाम है शेरा एनर्जी लिमिटेड। और हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है कि टुडे वी हैव द सीनियर मैनेजमेंट विद अस, मिस्टर नसीम शेख, who is the chairman and managing director of the company. नसीम जी, वेलकम टू द शो और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमको बहुत आपका मूल्यवान समय दिया। सो वी कैन स्टार्ट द प्रोग्राम नाउ। नमस्कार सर, नमस्कार। तो नसीम जी, मेरा पहला सवाल आपको ये है कि हमको आपको आपके बिज़नेस के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। आपने ये कंपनी कैसे शुरू कर दी? ये पहला फर्स्ट जनरेशन वाला कंपनी है या आपका फैमिली बिज़नेस हुआ करता था? तो इसके बारे में थोड़ा-सा हमको बताइए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड योर कंपनीज़ बिज़नेस बेटर। सर डेफिनेटली ये पहला जनरेशन बिजनेस हाउस है एंड in 2003 I started this as a proprietorship firm in the name of Shera Metals and Engineers, and 2009 it got converted into a private limited company, and recently we have converted into a limited company since we are going public. So फर्स्ट जनरेशन बिजनेस हाउस होने के challenges बहुत थे, लेकिन still since I was an entrepreneur and I was an engineer, having an engineering background, and I had some background of transformers. So I thought, why not we make the winding wires, which is a major component in a transformer. It comprises around 25 to 30% of the transformer cost. So the ओके। winding wire was the idea, and वहाँ से हमने शुरुआत किया और धीमे-धीमे सफ़र चलता गया और भी बहुत नए प्रोडक्ट्स ऐड होते गए कंपनी में। लेकिन आज भी वाइंडिंग वायर हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट प्रोफाइल है। ओके। नसीम जी, दूसरा सवाल जो मेरा है वो ये है कि आपके लिए अपॉर्च्युनिटी साइज़ यानी मार्केट साइज़ कितनी बड़ी होगी? लाइक विद इन योर मार्केट आप कितने मार्केट शेयर कमांड करते हो? प्लस मार्केट पिछले 3-4 सालों से कितना परसेंटेज से ग्रो कर रहा है? और आगे आने वाले 2-3 सालों में आपको क्या लगता है कि मार्केट कितना बढ़ सकता है? और दूसरा सवाल होगा कि सर, आपने कहा कि हम काफ़ी नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर चुके हैं, तो थोड़ा-सा नए प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को जानकारी दें। देखिए सर, मार्केट बहुत बड़ा है एंड जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप सोच सकते हो, आपके गीज़र है, हैंड ब्लेंडर्स हैं, मिक्सीज़ हैं, आपके फैन्स हैं, कूलर है, एयर कंडीशनर है, ट्रांसफार्मर्स हैं, मोटर्स हैं। आप जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में सोचोगे तो वहाँ पर सबसे पहली नीड आएगी वाइंडिंग वायर की। बिना वाइंडिंग वायर के कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑपरेट नहीं हो सकते। सो बिल्कुल। मार्केट तो इसका बहुत बड़ा है सर, एंड मुझे ये बात बताने में हर्ष हो रहा है कि इन राजस्थान वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ वाइंडिंग वायर्स। नॉर्थ ओके। इंडिया में भी हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है सर, एंड वाइंडिंग वायर हम बनाते बनाते हमने फिर वाइंडिंग वायर से भी जो स्क्रैप्स डेवलप होते थे, इन इन स्क्रैप से हमने अलॉइंग बिजनेस और शुरू कर लिया है और कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है इन द नेम ऑफ राजपुताना इंडस्ट्रीज, where we do lot of scrap business, and we refine and make different alloys for different other industries, not into electrical industries, ओके। not into winding wires, and फिर हमने कुछ समय बाद फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया, जो राजपुताना इंडस्ट्रीज में और भी प्रोडक्ट्स डेवलप हुए, तो उसको सिर्फ एज सच रॉ मटेरियल बेचने के अलावा उसमें वैल्यू एडिशन करके हमने उसमें वो प्रोडक्ट्स फर्दर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में भी लॉन्च किया है। ओके। नसीम जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने कहा कि कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया है, तो ये मेरी बात बिल्कुल सही है कि नहीं, ये आप बताइए कि कंपनी ने अपने आप को एक वैल्यू एडेड प्लेयर के तौर के ऊपर पोजीशन किया है। सो इज़ दिस अंडरस्टैंडिंग राइट? और इसके बारे में आप थोड़ा-सा हमको और जानकारी दे सकते हैं? जी सर, आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम सही है। कंपनी ने जो वैल्यू एडिशंस अभी हमने किए हैं फॉर रिसेंट ईयर्स, आज हमारा जो स्क्रैप जनरेट होता था, उसको हम लोग 100% रिसाइकिल करके डिफरेंट ग्रेड ऑफ कॉपर्स बना रहे हैं, जो कि ट्यूबिंग इंडस्ट्रीज में काम आता है, जिसको हम डीएचपी और डीएलपी ट्यूब्स बोलते हैं। देन हम बस बार्स बना रहे हैं,
इलेक्ट्रिकल ग्रेड बस बार्स जो यूज होता है स्विच गियर एंड पैनल इंडस्ट्री में। फिर जो हमारा बचता है स्क्रैप, उससे हम लोग ब्रास की कंपोनेंट्स बना रहे हैं, जिससे जो कि वॉल्व इंडस्ट्रीज में यूज होता है मेजरली इनटू फोर्जिंग एप्लीकेशंस, एंड ब्रास वायर्स मेजरली इनटू ईडीएम वायर्स आपके रिवेटिंग इंडस्ट्रीज। सो वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट प्रोफाइल जस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्क्रैप्स। ओके। नसीम जी, मेरे और 2 सवाल है। एक तो अगर आप हमको थोड़ा-सा आपके कस्टमर बेस के बारे में बताएँ, कितना बड़ा कस्टमर बेस है? और दूसरा, फॉर मार्च FY 22 आपके ब्रॉड फाइनेंशियल्स थोड़े से अगर आप बताएँ कि रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है? तो उसके ऊपर आप थोड़ी-सी अगर जानकारी दें। सर, हमारे कस्टमर बैंक एज़ ऑफ नाउ करीब 350 कस्टमर्स के साथ हमारा बिज़नेस होता है, जिसमें डोमेस्टिक एंड ओवरसीज़ कस्टमर्स दोनों हैं। कंपनी का टोटल टर्नओवर जो लास्ट ईयर 22 में हमने क्लोज़ किया था, दैट वाज़ 523 पॉइंट समथिंग, दैट इज़ अप्रॉक्सिमेशन 524 करोर्स, एंड उसमें हमारा पैट जो आया था रफली 7 करोर्स का था सर, विथ एबिटा ओके, मार्जिन्स ऑफ रफली 35 करोर्स। ओके, ठीक है। और नसीम जी, आउटलुक क्या रहेगा? यानी मोटा-मोटी FY 23 में अगर हम ऑलरेडी 6 मंथ्स तो खत्म हो चुके हैं, तो मोटा-मोटी आउटलुक आपको क्या लग रहा है कि इस साल कंपनी का आउटलुक आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि कोविड खत्म हो चुका है, नॉर्मल-सी हो चुकी है। अभी जो एंड यूज़र सेक्टर्स आप बता रहे हो, वहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो आपके जैसे एंसिलरी प्लेयर को ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से FY 23 कैसा लग रहा है? मोटा-मोटी विल इट बी बेटर देन लास्ट ईयर? सर, आपके क्वेश्चन से मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है मुझे अभी बिज़नेस का। मैं ये बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि जो हमने लास्ट ईयर 500 करोड़ पूरे साल में किया था, ये हम फिगर ऑलमोस्ट दिसंबर में क्रॉस कर चुके हैं। सो इस साल मैं देखता हूँ कंपनी 30 से 35% का फर्दर ग्रोथ लेगी, नॉट ओनली ओके, इन टॉप लाइन बट ऑल्सो इनटू बॉटम लाइन ऑल्सो। एंड आने वाले समय में आई कैन फोरसी बहुत हेवी डिमांड्स, जो इंफ्रा बेस्ड प्रोजेक्ट्स अभी तक 2-3 साल से नहीं हुए थे। कोविड पीरियड में जो इंफ्रा के काम रुके हुए थे, वो अब वॉर लेवल पे काम शुरू हो चुके हैं। गवर्नमेंट का भी बहुत ज़बरदस्त फ़ोकस है। सिर्फ पावर जनरेट करना ही एक आइडिया नहीं है सर। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना और उसके लिए सिस्टम को स्ट्रेंथन करना ही सबसे बड़ा नीड है। फिर आने वाले समय में अब आप देखते होंगे एनर्जी जितनी बचेगी, जितनी जो ऊर्जा छीजत हो जाती है, जो ट्रांसमिशन लॉसेस बोलते हैं, उस पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस होना शुरू हो चुका है। ट्रांसमिशन लॉसेस एंड इस पे काफ़ी बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये जो बिज़नेस मैं आई कैन फोरसी आने वाले समय में आप देखिएगा, बहुत सारे जो पुराने टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए हैं फील्ड पर सिस्टम पे, जो आप रेटिंग जिनको बोलते हैं, आजकल हम एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग की बात करते हैं। एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर अनरेटेड जो ट्रांसफार्मर सिस्टम पे लगे हुए हैं, वो धीमे-धीमे ऑब्सोलीट हो जाएँगे और सब एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर सिस्टम में आएँगे। तो अभी पोटेंशियल बहुत बड़ा है सर, एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू। ओके। नसीम जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। मुझे बताइए कि जो रिप्लेसमेंट डिमांड है, अब आपके अनुमान के हिसाब से अगले 3, 4, 5 साल के लिए डू यू थिंक दैट द मार्केट इज़ सो बिग दैट रिप्लेसमेंट डिमांड ही आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट प्रेज़ेंट करेगी? अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ओरिजिनल डिमांड तो अलग प्रोडक्ट से और अलग सेक्टर से तो आएगी। तो ये रिप्लेसमेंट मार्केट का जो आपका कांसेप्ट आपने जो बताया, इज इट गोइंग टू बी सस्टेनेबल फॉर द नेक्स्ट 3 टू 4 इयर्स? क्योंकि ये इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, क्वालिटी ऑफ अभी पावर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो जो स्लिपेजेस होते थे या पिल्फरेज होता था, तो ये डेफिनेटली ये प्रोडक्ट जो है वाइंडिंग वायर्स, दैट विल डेफिनेटली बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द टाइम्स टू कम। सो इज दिस अंडरस्टैंडिंग राइट फ्रॉम माय साइड? सर, हिंदुस्तान आज़ादी के बाद से इसमें औद्योगिकरण और विद्युतीकरण चल रहा है। जितने सिस्टम में जितने सालों पुराने ट्रांसफार्मर आज भी वर्किंग में हैं, और एनर्जी एफिशिएंसी वाले ट्रांसफार्मर अभी पिछले 3-4-5 सालों से ही लग रहे हैं। इसके पहले जितने ट्रांसफार्मर लगते थे सर, वो 1980 के स्पेसिफिकेशंस पे लगते थे, जो जिनमें एनर्जी एफिशिएंसी की कोई बात नहीं होती थी। बिल्कुल। आज के डेट में
3 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग ट्रांसफार्मर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गई है। तो I can foresee a huge replacement that will happen in couple of years, and you are targeting 3 to 4 years. I can say minimum 10 to 15 years अभी ये business बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड पे रहने वाला है। बिल्कुल। नसीम जी, दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने सालों से बिजनेस किया है, यू हैव डेवलप्ड द कंपनी राइट फ्रॉम स्क्रैच, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। तो आपके हिसाब से ये बिजनेस में ऐसा क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी के पास है जो मैं समझता हूँ कि दूसरे खिलाड़ियों के पास नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली आपका स्किल सेट है, आपका एक्सपीरियंस है, बट इन दिस बिजनेस व्हाट डू यू रिक्वायर बेसिकली टू सक्सीड? तो हम जो कहते हैं एनालिस्ट की इसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस या बिजनेस में मोट जो होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, और आपकी कंपनी में ऐसा क्या है स्पेशल जो फॉर अदर कंपेयर टू अदर्स यू डू बेटर इन द मार्केट? सो इफ यू कैन शेयर सम थॉट्स ऑन दिस। सर, सबसे पहले तो ये टेक्निकल एक्सपर्टाइज कंपनी है। बोथ द प्रोमोटर्स आर टेक्निकल फ्रॉम बैकग्राउंड, एंड इसके अलावा हमारे पास जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड टीम है to make efficient quality products, and good in they are very good in usages, very customer friendly. सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। दूसरा, टेक्निकल होने के साथ साथ हमारी कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है सर जिसमें तीनों नॉन फेरस मेटल इन प्लेस हैं। आज किसी को एल्यूमिनियम के वाइंडिंग वायर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, किसी को कॉपर का वाइंडिंग वायर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। अब ट्रांसफार्मर में ब्रास फिटिंग्स भी काम आते हैं। आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टर्मिनेशन में बस बार्स लगते हैं। आपको बस बार चाहिए वो भी अवेलेबल है। आपको रॉड्स चाहिए वो भी अवेलेबल है। तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जितने एक कॉपर और ब्रास के रूप में जो भी रिक्वायरमेंट आपको एक ट्रांसफार्मर बनाने में या मोटर लगाने में जो चीज चाहिए, वो सारी चीज आपको एक रूफ के अंदर अवेलेबल है। बिल्कुल। असीम जी, मुझे एक बात और पूछनी थी कि ओवरऑल कितना बड़ा कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा? अगर आप एक नंबर दो तो मुझे पता चलेगा कि कितने प्रोडक्ट्स हम एक्चुअली हम कंपनी डील करते हैं अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज, एल्यूमिनियम, ब्रास और दूसरे जो मेटल्स है। Sir, there are many, but to name the few, apart from winding wires, we do bus bars, we do tubings of copper, aluminum, and brasses for heat exchanger applications. We do copper rods for earthing. We do copper tapes for earthing. We do brass rods for forging application, for machining applications, for hardware applications. Okay. We do brass wires used for EDM wires, for Jerry industries, for riveting industries, for ball pen wire industries, and we have aluminum bus bars as well in place. Okay. So these are the products that we majorly do in our basket as of now. Okay. नसीम जी, मेरे को एक बात बताइए, ये जो रॉ मटेरियल होता है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ब्रास है, ये थोड़ा बहुत तो मैं समझ गया कि आप रिसाइकलिंग करते हो, तो आपको थोड़ा बहुत आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, लेकिन प्राइमरी सोर्स आप रॉ मटेरियल्स कहाँ से सोर्स करते हो, और यहाँ पे ओवरऑल रॉ मटेरियल आउटलुक क्या है, अवेलेबिलिटी और प्राइस के बारे में, इसके बारे में अगर इफ यू कैन जस्ट गिव अस सम आइडिया हियर। इंडिया में दो मेजर प्लेयर्स हैं, वेदांता एंड बिरला, जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों की बल्क क्वांटिटी में सप्लाई करते हैं। इसके अलावा भी देयर आर प्लेयर्स जो कि सेकेंडरी मार्केट से भी डील करते हैं। फिर इसके अलावा स्क्रैप की अवेलेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है इंडिया में, बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट एंड रिसाइकलिंग एंड द प्रोडक्शन जनरेटेड स्क्रैप्स। सो I don't find any problem in procuring raw material in India for all our basic needs. Okay. अच्छा नसीम जी, और एक बात बताइए कि ओवरऑल अभी एज ऑफ सितंबर 23 इफ यू कैन टेल अस कि कंपनी का डेट पोजीशन क्या है, कितना कर्जा बैलेंस शीट पे है, और ऑब्वियसली आगे ये आईपीओ जो आने वाला है, मैं समझता हूँ कि आईपीओ आने वाला है, तो आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दोनों बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए।
सर कंपनी का डेट प्रोफाइल अभी करीब-करीब 45 टू 50 सीआर है। कॉन्सो लेवल पे तीनों कंपनियों को मिलाते हैं तो रफली 70 सीआर का डेट प्रोफाइल है। और आईपीओ के बारे में ज़रा बताइए कि आईपीओ अभी आ रहा है, इसके बारे में व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द आईपीओ, कितना बड़ा आईपीओ होगा? प्लस ये किस ऑब्जेक्टिव से हम कंपनी में पैसा रेज़ कर रहे हैं और इसका फ़ायदा कंपनी को आगे कैसे होगा? सर आईपीओ का साइज अभी 45 सीआर के अप्रोक्सीमेटली है। प्राइस बैंड 44 टू 47 के आसपास का प्राइस बैंड रहेगा, आईपीओ साइज रहेगा। इसमें से करीब 27 करोड़ के आसपास ओएफएस है, जो कैन वेंचर कैपिटल फंड का इक्विटी हमारे पास आई थी 2015-16 में, और उसके अलावा 15-16 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी को फ्रेश इक्विटी के रूप में मिलेगी, और ये पूरा का पूरा पैसा हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में ही डलेगा। ओके। तो बेसिकली ये पैसा जो आने वाला है, नसीम जी प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये वर्किंग कैपिटल के लिए ही ज़्यादातर यूज़ होने वाला है, राइट? 100% वर्किंग कैपिटल में ही यूज होगा सर। नसीम जी, मेरा अगला सवाल इसी से कनेक्टेड है। मेरे को बताइए नॉर्मली, नसीम जी, नॉर्मली हमारे बिज़नेस में वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा होता है? कितने समय में हमको कस्टमर पैसा देता है? कितने महीने की इन्वेंटरी हमको रखनी पड़ती है? तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। वर्किंग कैपिटल साइकिल अभी कंपनी का पिछले साल से कभी काफी इंप्रूव हुआ है। अभी वर्किंग कैपिटल साइकिल के अगर मैं देखूं तो टोटल 48 डेज का है। 48 डेज में जो कि पिछले साल 53 डेज का था, 53 डेज का। तो इसमें करीब-करीब फिनिश गुड्स का लेवल रहता है सर 5 दिन के आसपास। रॉ मटेरियल ओके, रहता है 8 से 9 दिन का, और बाकी डब्ल्यूआईपी में बाकी टाइम रहता है मटेरियल। ओके। तो यहाँ कंपनी की जीत रही है, और वर्किंग कैपिटल साइकिल कंपनी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अच्छा। एक बात जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपने बताई कि 50-52 दिन का जो भी आपने वर्किंग कैपिटल बोला, बहुत ही कम है नसीम जी। तो इसमें किस प्रकार का एफर्ट कंपनी ने किया है? क्योंकि नॉर्मली हम सुनते हैं कि जभी भी कोई मेटल कंपनी होती है, एंसिलरी प्लेयर मेटल कंपनीज़ को सप्लाई करती है, तो काफ़ी बड़ा लंबा वर्किंग कैपिटल पीरियड होता है। तो इसमें कोई बदलाव आपने लेके आए हैं या आगे चल के आपको लगता है कि यहाँ पे स्टेबलाइज़ होगा, कि अदरवाइज़ आप थोड़ा-सा और रेवेन्यू या फंड्स आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से स्क्वीज आउट कर सकते हो? तो इफ यू कैन शेयर सम इनपुट्स हियर। सर वर्किंग कैपिटल से मैं थोड़ा-सा और स्क्वीज़ करने के लिए, और मेरा टारगेट इसको और नीचे लाने का है, और कुछ नए प्रोडक्ट्स हम इसमें जैसे ऐड अप करेंगे, और जैसे-जैसे नए कस्टमर मेरे जुड़ेंगे। अभी भी कंपनी जो 5 दिन का फिनिश गुड्स का स्टॉक है, इस ये मेरा टारगेट है इसको 2 दिन 3 दिन के अंदर लाने का। डब्ल्यूआईपी ओके, को फर्दर रिड्यूस करने का है, प्रोसेस को बढ़ाना है, स्पीड देना है सर, एंड होपफुली वी विल बी इन पोजीशन टू डू इट वेरी सून। नसीम जी, डोमेस्टिक मार्केट में तो आपने हमको बताया कि कौन से सेक्टर्स को आप ट्रैक करते हो, लेकिन इज देयर एनी पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर कि आप एक्सपोर्ट मार्केट को भी वाइंडिंग वायर्स एक्सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ का भी मार्केट काफ़ी बड़ा है? तो एनी थॉट्स ऑन दैट? आप एक्सपोर्ट्स की तरफ भी देख रहे हैं या डोमेस्टिक मार्केट पे ही फोकस करोगे? सर मुझे हर्ष हो रहा है ये बता के कि हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट मार्केट में हैं। मिडिल ईस्ट में हमारे प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। अभी करीब-करीब 10% ऑफ लास्ट ईयर सेल, रफली 50 करोड़ का हमने लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया था ओके, एफआई क्यू में, ओके, और सितंबर तक हम ऑलरेडी 50 करोड़ कर चुके हैं। ओके, सो राइट, अभी एक्सपोर्ट सेल ग्रोथ इस साल टारगेट है सर, एंड न्यू जनरेशन इज ऑलरेडी इन, माय सन इज ऑलरेडी वर्किंग विद मी नाउ, एंड ओके, फुल फोकस उनका एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ही है। अब बिल्कुल। जैसे-जैसे अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी काफ़ी फ़ोकस्ड है टू हाउ टू इंक्रीज़ द एक्सपोर्ट्स। अभी गवर्नमेंट काफ़ी देशों से पैक्ट भी कर रही है, ट्रीटी भी कर रही है, और अभी ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी अपने लिए ओपन होने वाला है। तो यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज़ आर द न्यू इमर्जिंग मार्केट्स जहाँ कंपनी विल बी आइंग ऑन ओके, इन फ्यूचर। ओके। नसीम जी, एक सवाल जो अभी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, आई मीन ऑल कंपनीज आल्सो लाइक यू मस्ट बी वंडरिंग, अभी 1 फरवरी को यूनियन बजट है।
तो इस बजट से मोटा-मोटी सर आपको क्या उम्मीद है? आपके सेक्टर के लिए आप क्या चाहोगे कि क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? अगर गवर्नमेंट थोड़ा-सा प्रोत्साहित कर सकती है आपके इंडस्ट्री को। सो एनीथिंग व्हिच यू कुड टेल अस ऑन द इंडस्ट्री साइड व्हिच मेबी कैन हेल्प अ इंडस्ट्री प्लेयर लाइक यू? सर, इंडिया में हर चीज़ अवेलेबल है। इंडिया में रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं है, मैन पावर बहुत अच्छा है, स्किल बहुत अच्छा है। यहाँ गवर्नमेंट को सिर्फ 2 चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, जो मैं कि गवर्नमेंट से अपेक्षा रखता हूँ। एक तो है ब्याज की कॉस्ट। ब्याज की कॉस्ट व्हेन वी डू द बिज़नेस एज़ अगेंस्ट चाइना, एक इसी जगह हम थोड़े से मार खाते हैं। हमारे इंडिया में ब्याज की कॉस्ट, बैंकों की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। इसको हमें थोड़ा-सा गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट में इंसेंटिव्स और बढ़ाने चाहिए। इसको कंपैटिबल इंटरनेशनल नॉर्म्स पे करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है पावर कॉस्ट। पावर कॉस्ट भी एक जो इंडिया में अभी प्रिवेलिंग है इंडस्ट्रीज़ के लिए सर, वो थोड़ी क्या अच्छी खासी ज़्यादा है। इसमें काफ़ी गुंजाइश है, जो गवर्नमेंट इधर इस सेक्टर को जब से जनरेशन काफ़ी बढ़ गया है और सिस्टम्स बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं। Government should focus on giving powers on a very reasonable rates to the industries. हमारे इंडस्ट्री में भी पावर इज अ मेजर कंपोनेंट। हमारे बैलेंस शीट का सबसे बड़ा खर्चा ही पावर आता है आफ्टर इंटरेस्ट। सो दैट इज द एरिया ऑफ माय कंसर्न एंड दैट इज वेयर आई एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट शुड गिव सम सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज। नसीम जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी हम कंपनी को पब्लिक इशू करने वाले हैं, तो जो नए शेयर होल्डर्स हैं, इनको आपको क्या मैसेज देना आप चाहोगे? यानी आगे चल के वैल्यू क्रिएशन सभी लोग चाहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस प्रकार से इन शेयर होल्डर्स को अच्छी वैल्यू कमा के देने की अपेक्षा रख सकते हैं? थोड़ी बहुत इफ यू कैन गिव अस योर थॉट्स ऑन दिस। सर, मैं बताऊं, पहली इक्विटी हमारे पास आई थी 2015-16 में। उस समय कंपनी का ईपीएस था करीब-करीब 99 पैसा, ₹1 के आसपास। आज वो एग्जिट हो रहे हैं एंड दे आर गेटिंग एन एग्जिट विद अ ईपीएस ऑफ रफली ₹4, ₹4.3। सो कंपनी ने रिटर्न अच्छा दिया है। 6 साल 7 साल में 10 करोड़ से 27 करोड़ के आसपास का उनको रियलाइजेशन हो जाएगा। और वो बड़ा इनिशियल स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट थे, जहाँ कंपनी को भी काफ़ी टफ टाइम निकलना था। नए प्लांट लगे थे, नए वर्किंग हुई थी। स्टिल रिटर्न रीजनेबली हम कम दे पाए। लेकिन आज जब स्टेज पूरा सेट है, आज मेरे पास कैपेक्स में फर्दर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने को नहीं है एक्सेप्ट टू द सोलर प्लांट। तो प्रोडक्शन रिलेटेड मुझे कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। वर्किंग कैपिटल अंदर थोड़ा और डेवलप करना है एंड देन वी विल बी इनटू फ्लाइंग कलर्स। कंपनी नई थी, नया सेटअप था, वो पीरियड भी निकल गया, कोविड पीरियड भी निकल गया। अब आने वाले समय में मुझे कोई रोड़ा या कोई अड़चन दिखती नहीं है आगे ऊपर हाइट पे जाने के लिए। सो जब कंपनी ऊपर जाएगी, सारे इन्वेस्टर्स विल बी बेनिफिटेड। लॉन्ग रन में इन्वेस्टर्स लॉन्ग रन तक हमारे साथ जुड़े रहें एंड हम पे भरोसा रखें एंड आई कैन अश्योर देम अ वेरी गुड रिटर्न्स इन फ्यूचर। नहीं, बिल्कुल नसीम जी, आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा आपने हमको आपका वैल्यूएबल टाइम दिया। इनफैक्ट थैंक यू वेरी मच नसीम जी, और आपको आपके पूरे टीम को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस एंड वी विल डेफिनेटली कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आगे भी हम आपको अच्छे एपिसोड्स और अच्छी कंपनीज प्रेजेंट करेंगे। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर यूट्यूब पे फॉलो करिए। तो इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू।